वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप जो चाहते हैं वो आपके सारे काम कंप्लीट हों। एटलीस्ट आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ की तैयारी जो आप पाना चाहते हैं वो भी आपकी कामनाएं पूरी हों। ठीक है, इसी बेस्ट विशेष के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बता रखा है मैंने कि अब कॉन्सेप्ट वाली क्लास हमने स्टार्ट कर रखी है। ये हमारी 3rd क्लास है जो कॉन्सेप्ट से लेके चल रही है। ठीक है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हो गए। कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से लेके ही बनते हैं। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद जैसे कि एग्जाम नज़दीक होगी तो हम MCQ कराते चलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं है क्योंकि आज मैं भी बाहर मंदिर गई थी और जस्ट अभी आई हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि छोटा सा कोई टॉपिक करा देते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गैप करना नहीं है मुझे, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी हमारे इमरजेंसी काम आते ही रहते हैं तो गैप हो ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है भारत का समुद्री क्षेत्र। ठीक है, वाटर बॉडीज ऑफ द इंडिया की कौन सा, ये लगा देते हैं PPT। 1 मिनट बच्चे, ये हो गई। ठीक है, वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया, भारत का समुद्री क्षेत्र। किसी भी देश का जो समुद्र होता है उससे जो सीमा साझा करता है, कोई भी देश जो तट बनाता है, तो पर्टिकुलर समुद्र में कहाँ तक उसकी सीमा रेखा है, कहाँ तक उसका अधिकार है, इसके बारे में हम आज बताएंगे आपको और ये कैसे निर्धारण इसका किया जाता है। ठीक है, तो भारत का समुद्री क्षेत्र है, उसको कितने भागों में, इंडिया जैसे मैंने कहा PPT आपकी बाइलैंग्वेज होगी। कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, अगर जहाँ पे आपको दिक्कत होगी तो मैं उसे आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी। ठीक है, तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया, भारत का समुद्री क्षेत्र। इंडियन वाटर बॉडीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। क्या 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, अभी जस्ट मैंने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाया है उसमें सारा कुछ बता दिया मैंने। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, बाकी अब हम वो स्ट्रक्चर द्वारा भी समझ लेंगे। ठीक है, कि जियोग्राफी में जो जरूरत है, क्योंकि हम या तो हम मैप द्वारा बनाएंगे या फिर वो स्ट्रक्चर बना के हम क्वेश्चन को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है कि जो समुद्री क्षेत्र होगा भारत का, वो कितने 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है, पहला क्या होगा, टेरिस्ट्रियल सी ऑफ मैरीटाइम या बेल्ट। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा होगी या समुद्री बेल्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, भारत की वो कितने दूर तक होगी। पहले अगर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो हम लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं पहले ये, बाद में इस पे आते हैं। ठीक है, ये बनाया हुआ है हमने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी भारत के समुद्री क्षेत्र को, और यह भी किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र का कैसे हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, UNCLOS अनक्लॉज इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसके द्वारा निर्धारण किया गया था। ये बनाया गया था 1982 में और लागू हुआ 1994 में। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 1982 और ये लागू कब हुआ, 1994 में। ठीक है, और इसका काम है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, और ये भारत में 1982 में हस्ताक्षर किए गए। भारत ने कब इसमें अपना हस्ताक्षर किया, 1982 में, और 1995 में इसे मंजूरी दे दी। ठीक है, भारत ने इसे 1995 में क्या है, मंजूरी दे दी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से समुद्र में कहाँ तक हमारा अधिकार है और क्या हमारे रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे, ये सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी देश होता है, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अपने भारत की बात कर रहे हैं, कोई भी जैसे देश होता है, ये जिस समुद्र से, ये समुद्र का जो एरिया दिखाया गया है, जिस समुद्र से सीमा साझा करता है, जिस पर अपनी तट बनाता है, उस पर उसका अधिकार होता है। कितने क्षेत्र तक होता है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये भारत की बात हो रही है। जो तट रेखा है कटी फटी है, आपको पता है, कहीं पे ज्यादा निकली हुई है, कहीं पे धसी हुई है, कहीं पे इसका उच्चावच होता है ना, ऊंचा और नीचा। ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा निकली हुई होती है, कटी फटी होती है ना सारी रेखा। इसको क्या बेस लाइन बनाना होता है, आधार मानकर। ठीक है, तो हम उस तरह स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक है, क्योंकि कटी फटी ये अब हम इधर से करेंगे ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो उच्चावच को पॉइंट करते हुए बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट करते हुए बना रखे, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, बेस लाइन, आधार रेखा। पहले हम उसको मेजरमेंट करेंगे तो हमें क्या एक रेखा चाहिए, बेस लाइन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। क्योंकि अब कहाँ से लेना है, कहीं तो बहुत ज़्यादा समुद्र गहरा है, कहीं पे कटी पिटी लाइन ज़्यादा है और कहीं पे वो
अपवर्ड है और कहीं डाउनवर्ड है, ठीक है। कहीं पे ऊंचा नीचा है, इस तरह से हम उसको आधार मानकर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है, जिससे हमें मेजरमेंट करने में आसानी हो, ठीक है, मेजरमेंट करने में क्या हो, आसानी हो। तो ये हमने आधार रेखा, ठीक है, बेस लाइन है, ये आधार रेखा है, ठीक है। और ये भी बताते चले कि इसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, नॉटिकल मील। समुद्री क्षेत्र का मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉटिकल मील। और 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.85200 किलोमीटर, ठीक है, 1.85200 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल मील, ठीक है। अब बताते हैं, ठीक है, ये बेस लाइन है। बेस लाइन और तट के बीच में जो समुद्र पड़ रहा है वो कौन सा समुद्र है, इंटरनल वाटर है, आंतरिक जल है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। अभी सारे सब्सक्राइब कर, अभी हम सारे आपको बताते जाएंगे, डिस्क्राइब कर देंगे सारे कुछ, ठीक है, और सारे इसका विवरण दे देंगे कौन सा क्या है। अभी बस इतना समझ लो, बाकी मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इंटरनल वाटर है कौन सा, ये तट रेखा है, जो तट रेखा है और बेस लाइन के मध्य जो समुद्र है वो है इंटरनल वाटर, कौन सा, आंतरिक जल है, ठीक है। और अगर बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक अगर हम मेजर करेंगे तो ये कौन क्या है, टेरिस्टोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है, ये है प्रादेशिक समुद्री सीमा है। ये आधार से इसको मेजरमेंट किया जाएगा, ये नहीं है कि आप इधर से इसको आधार रेखा बेस लाइन से इसका मेजरमेंट किया जाएगा तो मापा जाएगा, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक कौन सा है, टेरिस्टोरियल सी, मतलब प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे तो ये जो होता है बेस लाइन को अभी भी आधार मानेंगे, जब भी मेजरमेंट करेंगे ये नहीं अब हम 12 नॉटिकल मील से आगे बढ़ जाए, नहीं, हम अगर मापेंगे तो हमेशा बेस लाइन से ही इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। बेस लाइन से लेके फिर चलेंगे 24 नॉटिकल मील तक, ठीक है, 24 नॉटिकल मील तक। तो ये देखो दिखाई गई इसमें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत कल मैंने बनाया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है, ठीक है। 24 तक कौन सा है, कंटिजियस जोन है, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, कंटिजियस जोन है, ये संलग्न क्षेत्र बोलते हैं भारत का, ठीक है। ये है 24 नॉटिकल मील। और अगर 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक चलेंगे, ये भी बेस लाइन से ही इसको मापा जाएगा 200 नॉटिकल मील तक। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होगा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होगा 200 नॉटिकल मील। कभी बार 176 नॉटिकल मील तक भी है, पर ये नहीं, हमारा भारत का कितना है, 200 नॉटिकल मील तक है, कितना है, 200 नॉटिकल मील तक है, कितना, कौन सा क्षेत्र है ये, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। उसके 200 के बाद अगर आगे बढ़ेंगे 200 नॉटिकल मील के, तो ये कौन सा हो जाएगा, हाई सी, उच्च समुद्री सीमा जो हो जाएगी, ये 200 नॉटिकल मील्स के ऊपर हो जाएगी। अब हम इसको समझते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है, ठीक है। ये हम आपको बता दिए, ये कब 1982 में लाया गया था, 1994 में अनक्लॉस द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, उसके द्वारा लाया गया था और 1994 में लागू हुआ। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए तथा 1995 में से मंजूरी दे दी, ठीक है। यह क्या है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे, क्योंकि ये बताना पहले जरूरी था, बाकी बाद में समझाना, ठीक है। ये चलते हैं, फर्स्ट है टेरिस्ट्रियल सी, कौन सा बताया है हमने, टेरिस्ट्रियल सी ऑफ मैरीटाइम बेल्ट, और मैरीटाइम बेल्ट प्रादेशिक समुद्री सीमा या समुद्री बेल्ट। ये क्या है, इट इज अ 12 नॉटिकल मील, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ठीक है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ठीक, इंडेंटेड मतलब जो कटी फटी होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, ओके। एक पहले हम उसको जीरो कौन सा बेस लाइन बना लेते हैं, देखो बता रहे हैं, जैसे ये है, ये कहीं ऊंचा कहीं नीचा हो रहा है, तो इसको हम मेजर करके पहले एक बेस लाइन तैयार करेंगे, और ये पूरा जहां तक समुद्र का भारत का कोस्ट है वहां तक ही इसका मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ जहां तक दिख रहा है उतना हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये है, ये क्या हो गई, ये जीरो तक, 0 नॉटिकल मील है, क्या है, 0 नॉटिकल मील, ये कौन सी बेस लाइन है। मैप इसलिए हमने लगाया जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन वो स्ट्रक्चर है ना, वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन में अगर आप मेंस में उसका विवरण दे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैप में बनाने में शायद आपका टाइम जाए, वो जल्दी से आपका बन भी जाएगा, ठीक है। ये बेस लाइन है, इसमें बताया गया कि प्रादेशिक जो समुद्री सीमा है उसका मेजरमेंट किसमें, 12 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है। उसकी कितने लंबाई होती है, 12 नॉटिकल मील तक। और ये भारत का जो समुद्री क्षेत्र टोटल कितने तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक। कब तक, कहाँ तक होता है, 200 नॉटिकल मील, यहाँ पे हम लिख देंगे 200 NM नॉटिकल मील तक, ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। और जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है
इट इज 12 नॉटिकल मील्स। ये कहाँ तक है? अब यहाँ से देखो मेजरमेंट करेंगे, बेस, अब ये बेस लाइन हो गई, अब इसको आधार मानेंगे, फिर ये मेजर करेंगे। ठीक है, मैप इसलिए दिया है हमने स्टेट, ठीक है, क्योंकि हम इसमें लिखा है देखो फ्रॉम द बेस लाइन स्टेट इमेजिनरी लाइन, क्योंकि इमेजिनरी कहीं वहाँ रेखा वगैरह थोड़ी खींची है ना, ये हमने क्या है काल्पनिक रेखा है सारी। लाइन ज्वाइनिंग इंडेंटेड कोस्ट लाइन, जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है इसको छोड़ के ये जो स्ट्रेट लाइन है इधर से मापा जाता है। ठीक है, बेस लाइन से ही मापा जाता है। तो ये क्या है 12 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, कौन सा? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, इंडिया हैज कंप्लीट राइट्स टू यूज ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज विद इन इट्स टेरिटोरियल सी। ठीक है, तो इसमें क्या भारत को सभी प्रकार के क्या होते हैं? राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ बताते चलें आपको किसमें? प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में। ठीक है, ये आपको बता दिया ये कि 12 समुद्री मील इसका अधिकार होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है? सभी प्रकार के अधिकार होते हैं किसमें? तटीय राज्य के, जो इसमें तट लगाएगा। यहाँ भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को सभी प्रकार के यहाँ पे अधिकार होंगे। कौन से? इस क्षेत्र में तटीय देश का हवाई क्षेत्र, समुद्र तल और भूमिगत क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्र से जुड़ी कुछ और बातें कौन कौन सी हो सकती? प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशों का संप्रभुता, जो संप्रभुता जो होती है सोवरेनिटी और न्याय अधिकार का क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को कुछ शर्तों के अधीन, ठीक है, निर्दोष मार्ग का अधिकार होता है। ठीक है, तटीय देशों के अधिकार प्रादेशिक समुद्र से गुजरने वाले सामुद्रिक मार्गों के मामले में सीमित होते हैं। ठीक है, सामुद्रिक मामलों में क्या सीमित होते हैं? प्रादेशिक समुद्र पर संप्रभुता का प्रयोग इस कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के अधीन किया जाता है। सबसे मेनली हम आपको बात क्या बताएं, 1 मिनट रुकना बच्चे। क्या होता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा है कोई भी प्रकार का सारे अधिकार, चाहे वो फिजिकल हो, हाँ ठीक है, और न्याय क्षेत्र हो, कोई भी संपूर्ण अधिकार होते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा में भारत को संपूर्ण राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, इट हैज अ कंप्लीट राइट्स। ठीक है, इंडिया हैज कंप्लीट राइट्स टू यूज ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज विद इन इट्स टेरिटोरियल सी। ठीक है, ये आपको होता है संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रादेशिक, उसमें होता है क्या? संपूर्ण अधिकार होता है। आप लोग बताइए क्या हम जल्दी बोलते हैं? अगर आप कहेंगे तो थोड़ा स्लो कर लेंगे। अगर संपूर्ण अधिकार होता है, ठीक है, किसी भी देश को प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल सीमा क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड पे चलेंगे, ये देखो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो आपको बता ही दिया मैंने। सेकंड कौन सा? द ओशनिक वाटर बिटवीन द लैंड पार्ट एंड द बेस लाइन इज कॉल्ड इंटरनल वाटर। जैसे कि अभी जैसे हमने बताया था आपको, स्ट्रक्चर में चलेंगे कि बेस लाइन से और तट के बीच जो होता है ये कौन सा होता है? इंटरनल वाटर होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? आंतरिक जल होता है। अरे इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये कई लोग स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, ये इसमें देखते हैं। ठीक है, बेस लाइन, ये जैसे यहाँ से बेस लाइन आधार मानेंगे कटी फटी जो रेखा को छोड़ते हुए, तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला तट से और बेस लाइन के बीच ये जो एरिया होगा, ये क्या होगा? इंटरनल वाटर होगा। कौन सा होगा? इंटरनल वाटर। हाथ काम नहीं कर रहे हैं बच्चे, इतना ठंड लग रही है सच में, अभी होके आया एक्चुअली बाहर से। इंटरनल वाटर, ठीक है, कौन सा हो गया? आंतरिक जल हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? आंतरिक जल हो गया। 1 मिनट बच्चे। आंतरिक जल या अंतर्देशीय जल बोलते हैं इसे। ठीक है, आधार रेखा का स्थलीय भाग का पानी होता है। आंतरिक जल से जुड़ी कुछ बातें और हम बताते हैं आपको। आंतरिक जल से जुड़े कानून बनाने, उसका इस्तेमाल करने और उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार तटीय राज्य के पास होता है। ठीक है, क्या होता है? कानून बनाना, उसका इस्तेमाल करना या उस पर नियंत्रण करना, रेगुलेट करना, उसके सारे अधिकार क्या होते हैं? तटीय राज्य के पास होते हैं। आंतरिक जल में विदेशी जहाजों को बिना समझौते जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, कोई भी विदेशी जहाज होगा, शिप होगा ना, तो बिना अनुमति के वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, आंतरिक जल में जाने वाले विदेशी, अच्छा ऐसे आपने देखा होगा कई बार मछुआरे हैं ना,
वो अगर दूसरी देश की समुद्री सीमा से अगर बाहर निकल जाते, अपनी समुद्री सीमा के जो मेजरमेंट होता है 200 नॉटिकल मील, उनसे बाहर निकल जाते हैं, तो कई बार होता है ना कि दूसरे अगर समुद्री की सीमा के अंदर चले गए देश के, तो वो उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये यही होता है, क्योंकि अगर उनको तो नहीं पता होता है ना कि मेजरमेंट के कितना है क्या, क्योंकि वहां पर्टिकुलर कुछ लगा नहीं, ये काल्पनिक रेखा है ना, उन्हें नहीं पता होता कि अब हम किस सीमा में आ रहे हैं, कौन से देश के सीमा में आ रहे हैं। तो ये हो जाता है ना, कई बार मछुआरे जो होते हैं ना, वो दूसरे देश के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। हम आपको क्या बता रहे थे, आंतरिक जल में विदेशी जहाजों को बिना समझौते जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, आंतरिक जल में जाने वाले विदेशी जहाजों का तटीय राज्य के कानून लागू होते हैं। ठीक है, जो कोस्टल जो राज्य होगा, जो तटीय राज्य होगा, जो सीमा साझा करता है समुद्र से, उसके ही कानून उस पर लागू होगी। ऑब्वियस है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, वहां पे आंतरिक जल में जाने वाले जहाजों को जो तटीय राज्य, कोस्टल राज्य होंगे, मतलब यहाँ कंट्री की बात हो रही, राज्य स्टेट मत ले लीजिएगा। ठीक है, राज्य किसका होता है, राज्य की परिभाषा किसमें दी गई बताइए, कौन से आर्टिकल में दी गई बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तटीय राज्य के नियमों का पालन करना होता है। आंतरिक जल में जाने वाले जहाजों के मालिकों को स्थानीय अधिकारियों से मदद लेनी होती है, और बाकी बहुत सी चीजें इसमें बताने के लिए, एक इतना ही है कि आंतरिक ये जो होता है बहुत ही क्या होता है, प्रभावी क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें बिना अनुमति के नहीं जा सकते। इंटरनल वाटर है, इसमें सारा अधिकार किसका, तटीय राज्य का होता है। ठीक है, सारा अधिकार किसका होगा, तटीय राज्य का होगा। सेकंड पे चलेंगे, सेकंड क्या है, सेकंड पे चलेंगे, इंटरनल वाटर है, देखो बेस लाइन से और तटीय राज्य के मध्य। ठीक है, तटीय देश बोलेंगे नहीं, राज्य, एक मिनट, पेन काम करना बंद कर देता कई बार ये। ठीक है, ये देश, ठीक है, देश है, यहाँ भारत की बात हो रही है हमारे, तो इंडिया की बात, ये झारखंड में समझ लेना, पूरा इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। तो ये तट से, अब तट है, ये कटी पिटी, अब इसको मिला के जो सीमा, ये स्ट्रेट लाइन खींचते इस तरह से, कोई भी कई बार अंदर बाहर हो गई है तो इसको देख लीजिए, आपको ये वाली ऐसे होगी। ठीक है, बाकी और इरेज कर दें, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाली यहीं से तो आ रही थी ना ये रेखा, एक मिनट दोबारा बना देते बच्चे। ठीक है, दोबारा बना दे रहे, यूं इस तरह से। ठीक है, ये इंटरनल वाटर होगा, बेस लाइन के अंदर का समुद्री जल, समझ गए ना आप। ठीक है, ये होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, कंटीजियस जोन कौन सा होगा, संलग्न क्षेत्र कौन सा होगा, संलग्न क्षेत्र कौन सा होगा, एक मिनट बच्चे, प्रादेशिक हो गया। ठीक है, संलग्न क्षेत्र होता है या सन्निहित क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र या सन्निहित क्षेत्र, इसको दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, इट्स एक्सटेंशन लाइज बिटवीन 12 नॉटिकल मील एंड 24 नॉटिकल मील। इसे भी किससे मेजरमेंट करेंगे, देखो अभी इसमें जाएंगे स्ट्रक्चर में, इसे बेस लाइन से मेजरमेंट करेंगे। देखो ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये बेस लाइन से स्ट्रक्चर मेजरमेंट करेंगे कहाँ, 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, और अब बात किसकी हो रही है, कंटीजियस जोन की हो रही है ना, तो कहाँ तक है ये, 24 नॉटिकल मील तक है। कहाँ तक है, 24 नॉटिकल मील तक है। यहाँ बता रहे थे कौन सा नहीं, ये तो एक्सक्लूसिव आ गया ये। ठीक है, कहाँ तक है, 24 बिटवीन 12 नॉटिकल मील एंड 24 नॉटिकल मील तक। लॉस इसमें क्या है, आगे क्या है, इसका जो क्षेत्र है कहाँ, 24 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, ये तो है बेस लाइन जैसे हम बता रहे थे। उसके बाद फिर कौन सा आता है, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र आता है। ठीक है, ये है 12 तक है। ठीक है, ये है 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद अब आएगा जो है कंटीजियस जोन या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टीजियस जोन या संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, ये कितना है, 24 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, 24, ये जो क्षेत्र की बात हम बता रहे हैं अभी, 24 नॉटिकल मील्स। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तक है इसका। ठीक है, क्या विस्तार। अगर इसके नियमों के बारे में बताएं, लॉस रिलेटिंग टू इमिग्रेशन, प्रवासन से संबंधित, कस्टम, अच्छा सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। ठीक है, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, प्रवासन का अधिकार है इसमें, एनवायरमेंट एंड क्लीननेस। ठीक है, और इन्वायरमेंटल क्लीननेस का है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखती हुई प्रदूषण की सफाई, जैसे कि आप देखना कहीं पॉल्यूटेड हो रहा है, कहीं पर समुद्र व कहीं ऑयल वगैरह जैसे फैल जाता है, कंटेनर वगैरह ये आते हैं, तो उनके क्लीननेस का भी अधिकार होता है तटीय राज्य के पास। ठीक है, एंड फिजिकल राइट्स ऑल्सो, फिजिकल राइट्स का भी अधिकार होता है, मत्स्य पालन
जो होता है वहां पर मछली पकड़ने का अधिकार भी तटीय राज्य के पास है आर एप्लीकेबल इन देयर एरिया। ठीक है, तो क्या है कंटिजियस जोन, इट्स एक्सटेंशन लाइज बिटवीन 12 नॉटिकल मील एंड 24 नॉटिकल मील। ठीक है, लॉस रिलेटिंग टू इमिग्रेशन मतलब प्रवासन का अधिकार है। ठीक है, तो क्या प्रवासन का अधिकार, कस्टम्स मतलब सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, एनवायरमेंटल क्लीननेस यहाँ की पर्यावरण संबंधी सफाई या सुरक्षा करने का अधिकार है, एंड फिजिकल राइट्स मत्स्य पालन या मछली पकड़ने का अधिकार है, एंड एप्लीकेबल इन दिस, सारी जो अधिकार हैं इस एरिया में क्या लागू होते हैं, कौन से कंटिजियस जोन में संलग्न क्षेत्र होते हैं जो 24 नॉटिकल मील तक है इसका विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा ये भारत के समुद्री क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, वाटर बॉडीज ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट कर चलेंगे, नेक्स्ट अब कौन सा बचा है, नेक्स्ट है थर्ड जोन कौन सा आ जाता है, 3 जोन में बताया था, सबसे पहली शुरुआत में बताया था कि 3 जोनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो थर्ड जोन कौन सा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इट्स एक्सटेंशन, अभी सारा कुछ हम आपको जहाँ कोई भी दिक्कत रहेगी ना मेरे से कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। ठीक है, जो अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए। इट्स एक्सटेंशन बीइंग 176 नॉटिकल मील लाइज बिटवीन 24 नॉटिकल मील एंड 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, दिस स्पेशल एरिया रिमेन, अभी हम इंग्लिश में एक बार करा देते बाकी हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। ठीक है, दिस स्पेशल एरिया रिमेन अंडर कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ द कंट्री एंड इंडिया इज ऑथराइज्ड टू यूज सी रिसोर्सेज, कीप विजिल ऑन एनिमल, कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स एंड कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें क्या आपको बताया गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ है, इसका 200 नॉटिकल मील, ये 176 काट दीजिए, कहीं कहीं 176 भी है, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो 200 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, अब पहले अब पूरा बताएं दोबारा से या फिर सीधे वही बता दें, EEZ। ठीक है, ये तो मानी हमने बेस लाइन। ठीक है, ये आधार रेखा मानी हमने बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन से अगर हम इसको लेंगे नॉटिकल मील, बेस लाइन से कितना है 200 नॉटिकल मील, यहाँ ले लेते हैं 200 नॉटिकल मील। ठीक है, इसके मेजरमेंट में मत जाइएगा कि यहाँ पे हमने मेजर करके नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं कहें आपकी मैम यहाँ से तो हाई सी आ जाता है। ठीक है, नहीं हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं 200 नॉटिकल मील तक। यहाँ तक कौन सा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कौन सा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, कोशिश करें बच्चे बाइलिंगुअल है। ठीक है, अभी हिंदी का शायद कम यूज कर पा रहे लेकिन टाइपिंग में अभी करेंगे, देखते हैं कुछ उसका हो जाए, सोल्यूशन मिल जाए उसके बाद करते हैं, कोशिश तो पूरी जारी है। ठीक है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक है, कौन सा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, और इसको मेजरमेंट किससे करते हैं, बेस लाइन से ही करेंगे। ठीक है, बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन से इसका मेजरमेंट करते हैं, कहाँ तक है 200 नॉटिकल मील तक। अब ये हम आपको बताएं 200 नॉटिकल मील तक ये यहाँ तक नीचे जाएगा। अरे 1 मिनट बच्चे, इसको नीचे ले गए ना तो उससे ये हो गया। ठीक है, ये 200 नॉटिकल मील तक चला जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, दिस स्पेशल एरिया रिमेन अंडर कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ द कंट्री, इसमें जो भारतीय तटीय राज्य होगा, यहाँ भारत की बात हो रही है, हम किसी भी देश के अगर तटीय राज्य होगा उसका पूरा अधिग्रहण होता है 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, क्या होता है अधिग्रहण, एक्विजिशन में अधिग्रहण होता है 200 नॉटिकल मील तक। और एंड इंडिया इज ऑथराइज्ड टू यूज सी रिसोर्सेज, और भारत को अधिकार है कि जो भी समुद्री संसाधन है उनका वो यहाँ यूज कर सकता है, दोहन कर सकता है। कीप विजिल ऑन एनिमल, जो एनिमल्स वगैरह हैं वहाँ उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, विजिल मतलब ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं, उनको संरक्षित रख सकते हैं। कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो मिनरल्स है, खनिज संसाधन है, उनको दोहन कर सकते हैं, कंजर्व और संरक्षण कर सकते हैं। एंड कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज, और जो रिसर्च जो एक्टिविटीज होंगी उनको भी वो कर सकते हैं, कहाँ तक है 200 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक है 200 नॉटिकल मील तक। अच्छा, सन्निहित क्षेत्र का बताया था क्या मैंने, नहीं बताया शायद, 1 मिनट, हिंदी में यहाँ पे बताया था आपको, फिजिकल राइट्स वाला बताया था ना सन्निहित क्षेत्र का। हाँ, ये बता तो दिया था, कस्टम तक बता दिया था ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार और बता देना, कंटिजियस जोन का बताया था शायद, बता दिया है, लेकिन अगर एक बार मुझे याद नहीं कि मैंने हिंदी में बताया नहीं बताया।
ठीक है, देख लेते हैं। सन्निहित क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र, समुद्र का वह क्षेत्र होता है जो प्रादेशिक समुद्र से सटा हुआ होता है और समुद्र की ओर फैला होता है। ठीक है, यह क्षेत्र तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर कानून का उल्लंघन रोकने और दंडित करने का अधिकार देता है। ठीक है, सन्निहित क्षेत्र से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। सन्निहित क्षेत्र की सीमा बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक होती है। ठीक है, सन्निहित क्षेत्र में जो तटीय देश होते हैं अपने क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र के भीतर सीमा शुल्क बता ही दिया था हमने, राजकोषीय। ठीक है, बाकी वित्तीय अधिकार भी होते हैं। ठीक है, राजकोषीय जैसे सीमा शुल्क है तो किसमें आते हैं, अप्रव्रजन या स्वच्छता से जुड़े कानूनों का उल्लंघन रोकने का अधिकार होता है। ठीक है, और अगर कोई करता है उसे दंडित भी कर सकते हैं। सन्निहित क्षेत्र में संबंधित देश को अपनी सीमा में न्यायिक अधिकार होता है, लेकिन यह हवाई और आंतरिक क्षेत्र पर लागू नहीं होता। ठीक, कौन सा, कंटिन्यूअस जोन में। ठीक है, अगर दो देश तट या एक दूसरे के विपरीत या पास हो तो दोनों देशों में से कोई भी मध्य रेखा से आगे अपनी जो समीपस्थ क्षेत्र होगा उसको नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अगर दो देश है ना तो उनकी एक पर्टिकुलर रेखा जो होगी निर्धारित होगी, उससे कोई भी देश अपने आगे नहीं बढ़ा सकता अपनी। ठीक है, अगर दो देश हैं तट एक दूसरे के विपरीत या पास हो तो दोनों देशों में से कोई भी मध्य रेखा से आगे अपने समीपस्थ क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, और समुद्र में पाई जाने वाली ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए तटीय देश यह मान सकते हैं कि उनकी सहमति के बिना सन्निहित क्षेत्र के समतल से उनका निष्कासन गैर कानूनी है। ठीक है, ये है, बाकी बहुत चीजें हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हम बता रहे थे क्योंकि मुझे याद आ गया, कहीं हिंदी मीडियम वाले ना कहें कि मैम बस इंग्लिश में पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बता रहे थे। ठीक है, समुद्र तट से 200 सॉरी समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूर तक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, EEZ। ठीक है, इस क्षेत्र में संप्रभु राज्यों का प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होता है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1982 में इस अधिकार को क्या किया था, लागू किया था। और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील तक है, ये आपको पता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे मछली और तटीय देश अपतटीय तेल जो होता है ना, गैस, उनका आदि का दोहन करने का अधिकार होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें सारा पद दिया हुआ बता ही दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, क्या होता है आर्थिक क्षेत्र, और कुछ पॉइंट बता दें। ठीक है, इसमें हम हिंदी में लिख देते हैं, एक मिनट कहीं आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे लिख दें क्या, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है उसमें, एक मिनट इसमें बताया था, हाँ संपूर्ण अधिकार इसमें हो ही गया, यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। ठीक है, पहला। ठीक है, और दूसरा क्या है बताया था, वित्तीय अधिकार भी है इसमें, कस्टम और ये सब आ जाता है तो क्या है, वित्तीय अधिकार भी है। कंटीजियस जोन में, कंटीजियस जोन में है, संलग्न क्षेत्र की बात हो रही है। और थर्ड है इन्वायरमेंट एंड क्लीननेस, मतलब साफ सफाई का भी अधिकार है। ठीक है, प्रदूषण संबंधित, साफ सफाई ना कि वहां पोछा लगाने जाएंगे, किससे संबंधित, प्रदूषण, प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण है उससे संबंधित साफ सफाई का अधिकार है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने, सारा बता दिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जो क्या क्या इसमें अधिकार है। ठीक है, इसका क्या है, पहला तो नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हैं, कहाँ पे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है तटीय राज्य को। और दूसरा है क्या है, अनुसंधान, रिसर्च, अनुसंधान जैसे इसमें बताया गया, देखो, कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स एंड कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज। ठीक है, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ऐसे अनुसंधान या रिसर्च करने का अधिकार है। ठीक है, कौन सा, रिसर्च करने का अधिकार है। ठीक है, थर्ड पे कौन सा आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा संसाधनों का दोहन, खनिज संरक्षण वगैरह।
नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनका संसाधनों का दोहन, ठीक है, और खनिज संरक्षण इनका अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक में कर देते हैं खनिज संरक्षण। ठीक है, कौन से एक्सटेंशन बीइंग, पहला क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इट्स एक्सटेंशन बीइंग 176 नॉटिकल मील लाइज बिटवीन 24 नॉटिकल मील एंड 200 nautical mile. This special area remain under complete acquisition of the country and India is authorized to use sea resources, keep preserve of animal, conserve the natural resources, minerals and conduct research activities. ठीक है, इसमें क्या है, ये सारा कुछ हम बता ही दिए पहले, कंजर्व करने के सब क्या बता दिए हैं। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीट करने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और देखते हैं आगे कुछ है नहीं, अब बता रहे हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया है ना, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट, आज का क्लास होगी कंप्लीट। ठीक है, जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, देखो हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया था। पहला है बेस लाइन, ठीक है, इंटरनल वाटर कहाँ है, बेस लाइन से और तटीय राज्य के बीच में जो इंटरनल, जो समुद्री जल है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर। ठीक है, इसमें पूरा ही संप्रभु है। ठीक है, पूरे अधिकार होते हैं, इसमें संपूर्ण अधिकार होते हैं और कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद चलेंगे, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक, तो ये कौन सा होगा, टेरिटोरियल सी होगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा होगा। इस पे भी इसके अधिकार होते हैं सारे भारत के या फिर जो तटीय राज्य होगा उसके। ठीक, उसके बाद आएगा 24 नॉटिकल मील, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होंगे। ठीक है, इसमें जस्ट आपको बताया था, 1 मिनट बच्चे 1 मिनट देखते हैं जी। ठीक है, तो आपको बताया कहाँ पे, टेरिटोरियल जो सी है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, इस पर क्या संपूर्ण अधिकार होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कौन सा, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, ये कौन सा कंटिजेंस जोन है, संलग्न क्षेत्र है। ठीक है, इस पर क्या अधिकार होंगे, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होगा, वित्तीय अधिकार भी होंगे और साफ सफाई का अधिकार भी होगा, प्रदूषण रिलेटेड। ठीक है, पोल्यूशन रिलेटेड जो अधिकार होंगे वो सारे होंगे। ठीक है, तटीय राज्य जो होगा उसके। और उसके बाद 24 नॉटिकल मील से अगर चलेंगे 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है। ठीक है, इस पर क्या होता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान केंद्र बना सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, खनिज संरक्षण कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर सकते हैं। ये सारी एक्ट और जो भी और भी क्रियाएं होती हैं जो मैंने बताई हैं आपको, सब पढ़ाई दी है इसमें, वो सारे अधिकार इसमें आएंगे। और नेक्स्ट फिर उसका चलेगा हाई सी। हाई सी उच्च समुद्र सीमा जो होती है, इस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, इस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होगा, इस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। ठीक है, इस पर सभी देशों का क्या होता है, समान अधिकार होता है। ठीक है, हाई सी जोन यानी उच्च समुद्र, समुद्र के वे हिस्से जो किसी देश के आंतरिक जल या प्रादेशिक जल में शामिल नहीं होते हैं, या किसी देश, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। देखिए, ये हाई समुद्र की बात हो रही ना, उच्च सी, इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट होंगे ना, कुछ गलत हो गया ना तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इधर देख लीजिए, हमारा एरो चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। हाई सी जोन क्या है, समुद्र के वे हिस्से जो किसी देश के आंतरिक जल या प्रादेशिक जल में शामिल नहीं होते। ठीक है, यह किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ से परे का क्षेत्र होता है। ठीक है, ठीक है, हाई सी जोन को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे कहा गया है। ठीक है, इसमें क्योंकि सभी देश का समान अधिकार है। ठीक है, सभी देशों का हाई सी जोन है, सभी देशों के लिए खुला होता है। ठीक है, इससे पर्टिकुलर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, किसी भी देश का दावा नहीं किया जा सकता कि वह हाई सी जोन के किसी हिस्से पर अपने अधिकार जता सके। ठीक है, ये कोई दावा नहीं कर सकता कोई भी देश। ठीक है, हाई सी जोन में संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कोई भी देश जिम्मेदार नहीं होगा। और हाई सी जोन दुनिया के 64% महासागरों और पृथ्वी की सतह से 50% हिस्से को कवर करता है। ठीक है, तो हाई सी जोन जो है जलवायु को नियंत्रित करता है, कार्बन अवशोषित करता है और सौर विकिरण को संग्रहित करता है, और बाकी सब चीजें हैं बहुत सी, वो मेंस के लिए है। ठीक है, अभी जितना प्री के लिए जरूरी है उतना हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जितना प्री के लिए जरूरी है उतना बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्या हो गया, भारत का समुद्री क्षेत्र कंप्लीट हुआ।
ठीक है, जो बताना बहुत जरूरी था बेसिक से, क्योंकि बच्चे यही नहीं समझते कि कितने क्या क्या किस, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी के बारे में, इस पर भारत का क्या अधिकार होता है, अगर आपको नहीं पता है इसमें क्या क्या कि संपूर्ण अधिकार है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि इसमें इंडिया हैज कंप्लीट राइट्स टू यूज ऑफ काइंड ऑफ रिसोर्सेज विद इन टेरिटोरियल सी, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है, और कौन कौन से अधिकार ये भी आपको पता हो। अब आपको पता चलेगा ना कि मछुआरों को क्यों पकड़ लिया जाता है, क्यों दूसरे देश के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और नहीं छोड़ा जाता, क्यों, क्योंकि अगर ये इसके संपूर्ण जो 200 नॉटिकल मील तक इनका क्षेत्रीय अधिकार होता है समुद्र में, समुद्री क्षेत्रीय अधिकार होता है किसी भी देश का, उसके अब अगर आप कोई भी एक्टिविटीज करेंगे तो ऑब्वियस है आप पकड़े ही जाएंगे, ठीक है, दूसरे देश के द्वारा। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा था, जस्ट मैं भी अभी बाहर से आई हूँ, मंदिर गई थी, आज न्यू ईयर था, आप भी लोग गए होंगे कहीं ना कहीं घूमने, कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ गए थे घूमने। तो अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। अब आप बताइएगा आपको ये इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट करा दें पहले या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कराएं। एक्चुअली इंडियन ज्योग्राफी पहले करा देते हैं, उसके बाद कराएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफ़ी विस्तार है, इसलिए इंडियन ज्योग्राफी भी करा देते हैं। सारे बेसिक जो भी आपके डाउट होंगे वो हमें बता दीजिए, हाँ सारे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कुछ भी गलत बताएंगे मैम, ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें हमारा अच्छी खासी मजबूती है, तो आप कुछ भी पूछ लीजिएगा जो आपको नहीं आता हो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो फिर रखते हैं, आज की क्लास कंप्लीट हुई, आते हैं परसों नई टॉपिक के साथ, देखते हैं क्या टॉपिक लेते हैं, स्ट्रक्चर से ले लेते हैं टॉपिक या फिर क्लाइमेट से लेते हैं। क्लाइमेट भी बहुत लेंगे, क्लाइमेट की 2-3-4 क्लास लेंगे बच्चे, क्योंकि क्लाइमेट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको क्लाइमेट से एक क्लास में काम नहीं चलने वाला, क्लाइमेट के 2-3-4 क्लास लेनी पड़ेंगे, जो आपको अच्छे से क्लाइमेट आ जाए, फिर आपको कैसे भी पूछ ले, आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और कर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर रखते हैं, आते हैं परसों फिर अपने नए क्लास के साथ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और काफ़ी लोगों को जोड़िए, ठीक है, जैसे उनका भी भला हो सके, अपना अकेला नहीं, दूसरों का भी भला करो, कर भला तो हो भला, ठीक है। ओके, रखते हैं फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।